ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम प्रत्यक्षीकरण। ये कार्यक्रम प्रबंधन में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और MBA पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र प्रबंधन के नियम और संगठनात्मक व्यवहार की चौथी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर वीणा दाणी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, लीजिए सुनिए प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम प्रत्यक्षीकरण। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। छात्रों, अभी हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं प्रत्यक्षीकरण भाग 2 को लेकर के। इसके पहले हमने प्रत्यक्षीकरण भाग 1 में ये जानना चाहा था कि प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया क्या होती है, प्रत्यक्षीकरण व संवेदना में क्या अंतर है और प्रमुख मानसिक प्रक्रियाएं संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और वर्गीकरण के बारे में हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। अब प्रत्यक्षीकरण भाग 2, इसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में और संगठन के नियमों की जानकारी हासिल करेंगे। प्रत्यक्षीकरण यह विषय आपको प्रबंधन में डिप्लोमा, प्रबंधन के नियम तथा संगठनात्मक व्यवहार इस प्रथम प्रश्न पत्र में चौथे इकाई में दिया गया है। इस चर्चा सत्र के पश्चात आप गेस्टाल्ट उपागम की व्याख्या कर पाएंगे, प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम जान सकेंगे, नियमों की व्याख्या कर पाएंगे, प्रत्यक्षीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली भ्रम की स्थितियां समझा सकेंगे और भ्रम के प्रकार एवं उनकी व्याख्या समझा सकेंगे। अब प्रश्न यहाँ पर यह उपस्थित होता है कि क्यों कर हम प्रत्यक्षीकरण को इतनी महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया मानते हैं। जैसा हमने प्रत्यक्षीकरण के भाग 1 में आपसे चर्चा की थी, आपको याद होगा कि प्रत्यक्षीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमको अपने बाह्य वातावरण का तात्कालिक ज्ञान उपलब्ध होता है। प्रत्यक्षीकरण सही होना और सही रूप में स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना, ये अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यदि हमने प्रत्यक्षीकरण सही प्रकार से नहीं किया तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जिसको हम मिसपरसेप्शन कह सकते हैं, और मिसपरसेप्शन के कारण हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो वार्तालाप है, दूसरों के साथ संबंध बनाने की जो प्रक्रिया है, वह भी प्रभावित हो सकती है। और यदि हमारा कम्युनिकेशन, यदि हमारा संप्रेषण इससे प्रभावित हुआ तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बने जो कि हमारे लिए दूर दराज तक, हमारे लिए लंबे समय तक हो सकता है कि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दे जाएं। इसलिए हम प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को इतना अधिक महत्व देते हैं। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रणेता थे वर्दाइमर। वर्दाइमर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की या गेस्टाल्ट संप्रदाय की संस्थापना वर्दाइमर ने ही की थी। वर्दाइमर के 2 अन्य सहयोगी थे, कोहलर और कोफ्का। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जो संप्रदाय है वो इन 3 मनोवैज्ञानिकों पर आधारित है, वर्दाइमर, कोहलर तथा कोफ्का। गेस्टाल्ट उपागम या सिद्धांत क्या है, अब हम ये जानेंगे। तो गेस्टाल्ट उपागम के मुख्य रूप से 4 प्रमुख अवधारणाएं हैं। इसमें सबसे पहली है आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण, फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन। दूसरा है प्रत्यक्षात्मक संगठन के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा समाकृतिकता का नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ इसोमॉर्फिज्म। और चौथा तथा अंतिम है क्षेत्र बल, फील्ड फोर्सेस। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण की। जब भी कोई वस्तु हमारे समक्ष आती है, जब हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करते हैं तो उसका प्रत्यक्षण अलग अलग रूप में नहीं करते, यानी पार्ट्स के रूप में नहीं करते, बल्कि उसका प्रत्यक्षण संपूर्ण रूप में होता है, एज अ होल होता है। वस्तु विशेष का कुछ भाग अत्यंत स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, इसे आकृति कहा जाता है। तो किसी भी फिगर को देखने के बाद जो भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखलाई दे, जो उभर के सामने आए, उसको हम आकृति कहेंगे। जो भाग कम स्पष्ट दिखलाई देता है उसे पृष्ठभूमि कहा जाता है, बैकग्राउंड। जैसे ये एक फिगर, ये एक आवर ग्लास है, जो भी सफ़ेद आकृति है वो एक आवर ग्लास है। जब आप इसे देखते हैं, इसके ऊपर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित करते हैं, तो काला जो हिस्सा है, काला जो भाग है, वो पृष्ठभूमि में चला जाता है और सफ़ेद आकृति यानी आवर ग्लास जो है वो उभर के सामने आती है। किंतु यदि आप यहाँ इस काले भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो आपको दिखलाई देगा साइड फेसेस बने हुए हैं, 2 साइड फेसेस हैं, काली आकृति उभर के सामने आती है। और जब काली आकृति को आप देखते हैं, ये 2 फेसेस, तब उस समय ये जो बीच का वास है या बीच का जो आवर ग्लास है वो बैकग्राउंड का रूप ले लेता है। तो जो भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है उसको हम आकृति कहेंगे। और आकृति जब दिखती है तो शेष बातें, शेष उद्दीपक चले जाते हैं बैकग्राउंड में, और जब दूसरी आकृति उभर के सामने आती है, इसको हम रिवर्सिबल पर्सपेक्टिव फिगर कहते हैं। उत्क्रमणशील आकृति, मतलब कभी तो इसका फिगर वाला भाग जो है वो बैकग्राउंड बन जाता है और कभी बैकग्राउंड वाला भाग फिगर बन जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट उभरने वाली वस्तु को हम आकृति कहेंगे और अन्य उद्दीपक तब पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। अब हम आपके सामने चर्चा करेंगे प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियमों की। सबसे अधिक जो इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही रुचिकर भाग है प्रत्यक्षीकरण का, वो है संगठन के नियम। हम किस प्रकार वातावरण में उपस्थित अनेक उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण तत्काल कर लेते हैं, किस प्रकार उन्हें तुरंत संगठित करके हम किसी एक वर्ग में रख देते हैं, किस प्रकार हम तत्काली उनका अर्थ जान लेते हैं। ये सब प्रक्रियाएं संगठन के नियम के अंतर्गत होती हैं, जिनको गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने बहुत विस्तार से बतलाया है। एक एक करके हम देखें। प्रत्यक्षणात्मक संगठन के जो नियम है उसमें जो मुख्य बात कही गई है वो यह कि प्रत्यक्षण में संगठन पाया जाता है। उद्दीपकों का प्रत्यक्षण एक पैटर्न या आकार के रूप में संगठित देखा जाता है। इस पैटर्न का गुण उद्दीपक के अंगों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे उद्दीपक उपस्थित है, तो भी हम उन उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग उद्दीपक के रूप में नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें किसी एक आकृति, किसी आकार के रूप में हम संगठित करेंगे और उन सभी उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण एक पैटर्न के रूप में करेंगे। किंतु इस पैटर्न की जो विशेषता होगी वो विशेषता
अलग अलग उद्दीपकों की विशेषताओं से भिन्न होगी। मैं आपको सरलता के लिए एक उदाहरण इसका समझाती हूँ। संपूर्ण आकृति में कुछ ऐसे तत्व उभरते हैं जो उसके अलग अलग टुकड़ों में विद्यमान नहीं होते। देखिए, एक डॉट है, अभी एक और डॉट है, तीसरा डॉट आ गया, चौथा, पांचवा। अब इन पांचों बिंदुओं को जब एक साथ आपको दिखाया जाए तो आप इनका प्रत्यक्षीकरण अलग अलग बिंदु के रूप में नहीं करेंगे कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, बल्कि इसका प्रत्यक्षीकरण हम एज अ होल संगठित रूप में करेंगे, और वो भी इस प्रकार कि यह एक रेखा बना रही है, ये सारे बिंदु मिलकर के एक लाइन बना रहे हैं। तो इस प्रकार जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो अलग अलग उद्दीपक संगठित हो जाते हैं। संगठन का निर्धारण। संगठन का निर्धारण दो नियमों के द्वारा होता है। एक है परिधीय, पेरिफेरल, और दूसरा है केंद्रीय, पेरिफेरल और केंद्रीय। अब परिधीय नियम क्या है? तो परिधीय नियम जन्मजात होते हैं, दे आर इनबॉर्न, तथा उद्दीपक से संबंधित होते हैं। अब इन नियमों के नाम हैं समीपता, समानता, निरंतरता और अच्छी आकृति। एक एक करके हम इन नियमों को अभी चर्चा करेंगे। और केंद्रीय नियम, ये नियम अर्जित होते हैं, अर्थात जन्मजात नहीं होते, सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति इनको सीखता है, इनका अधिगम किया जाता है। और ये जो केंद्रीय नियम है वो है अर्थ, अभिप्रेरणा, मनोवृत्ति इत्यादि। अब हम विशेष रूप से जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे परिधीय नियम, यानी वे नियम जो कि उद्दीपकों से संबंधित है। सबसे पहला है इसमें समीपता। अन्य सभी दशाएं समान रहने पर एक दूसरे से निकट तत्व आपस में समूह बना लेते हैं। तो जब कोई भी उद्दीपक अलग अलग बिखरे पड़े हों तब वहाँ संगठन का ये नियम लागू होता है कि जो उद्दीपक एक दूसरे से करीब है, एक दूसरे के समीप है, वे तत्व, वे उद्दीपक आपस में एक ग्रुप, एक समूह बना लेते हैं। एक उदाहरण से इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एक ग्रुप है, उद्दीपक समूह है, परंतु यहाँ पर जितने भी उद्दीपक है उनका हम एक समूह के रूप में ही प्रत्यक्षीकरण कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के निकट है। इस आकृति में जो पहली बिंदुओं की पंक्ति है, ये पंक्ति, इसमें और दूसरी पंक्ति के बीच का जो अंतर है वो घटा दिया गया है। इसका अंतर घटाने के कारण इनका हम प्रत्यक्षीकरण शीघ्रता से कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल अंतर है वो कम करने के कारण हम इनका एक समूह में बहुत जल्दी प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं कि एक लाइन में, एक रेखा में यहाँ पे 6 बिंदु है और खड़ी रेखा में 5 बिंदु है। तो इस प्रकार इनका तुरंत ही वर्गीकरण हो जाता है। यहाँ पर इसके ठीक विपरीत, इस आकृति के ठीक विपरीत ये जो तीसरी आकृति है, इन्हीं बिंदुओं को, बिंदु उतने ही है पर अब यहाँ उनको ऑर्गेनाइज किया गया है, हमने वर्टिकली किया है। तो यहाँ खड़ी 5 रेखाएं तुरंत बन जाती है और हर 5 रेखाओं में 6-6 डॉट्स बने हुए हैं। तो इस प्रकार इनका वर्गीकरण करने में, इनका संगठन करने में कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि ये समीपता के आधार पर बहुत जल्दी वर्गीकृत हो जाते हैं। दूसरा नियम होता है समानता का नियम। अन्य सभी दशाएं समान रहने पर एक दूसरे के समान तत्व एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। कई उद्दीपक जब किसी पृष्ठभूमि पर बिखरे पड़े हो तब समानता के आधार पर वे बहुत जल्दी समूहीकृत हो जाते हैं। इसको एक फिगर के द्वारा हम समझते हैं। इसी तरह कुछ बिंदु है, परंतु इन सारे उद्दीपकों का, इन सारे बिंदुओं का प्रत्यक्षीकरण इतनी शीघ्रता से हो जाता है क्योंकि रंग के आधार पर हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये सफ़ेद गोले बने हैं तो सफ़ेद गोलों की 3 रेखाएं हैं और पीले गोलों की 3 रेखाएं हैं।
तो इस प्रकार समानता के आधार पर जो सफ़ेद गोलों का समूह है वो अलग हो गया और पीले गोलों का समूह अलग हो गया। एक और फिगर देखिए, यहाँ पर भी बहुत जल्दी ग्रुपिंग हो जाता है क्योंकि ये जो गोले हैं वो छोटे हैं आकार में और रहे हैं ये जो बिंदु है, जो गोले हैं वो अपेक्षाकृत बड़े हैं। इसलिए हमने इसका तुरंत ग्रुपिंग कर लिया कि 3 रेखाओं में छोटे गोले बने हैं और 3 रेखाओं में दूसरे, चौथे और छठवें में बड़े गोले बने। तो समानता के आधार पर इन्हें समूह के रूप में हम तत्काल देख लेते हैं। समान दिशा, एक दिशा में एक ही गति से चलायमान तत्व समूह के रूप में संगठित हो जाते हैं। ये जो नियम है उस नियम में मुख्य रूप से ये बताया गया है कि जब कुछ उद्दीपकों में गति होती है और गति के साथ साथ एक ही दिशा होती है, एक ही गति और एक ही दिशा, तब वे एक समूह के रूप में देखे जाते हैं। जैसे इसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हमने दिवाली के समय में लाइटिंग की है, तो कई और भी घरों पे हम देखते हैं, दुकानों में देखते हैं, उस समय जिस प्रकार लाइटिंग की जाती है, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अल्टरनेट एक के बाद एक बल्ब जलता हो, बुझता हो, इस प्रकार प्रतीत होता है। तो वहाँ पर क्योंकि जो पंक्ति है, बल्ब की जो पंक्ति है, उनमें एक ही गति है, प्रकाश की एक ही गति है और दिशा भी एक है, इसलिए मालूम ये पड़ता है कि पहले बल्ब से होते हुए दूसरे में रोशनी जा रही है, दूसरे से होते हुए तीसरे में रोशनी जा रही है, और एक संगठन के रूप में हम उसको, एक ग्रुप के रूप में हम उसको देखते हैं। एक और उदाहरण डेम्बर नाम के मनोवैज्ञानिक ने दिया है। उनका कहना था कि मान लीजिए किसी झाड़ी में कोई जानवर बैठा हुआ है, हम उसे बहुत आसानी से देख नहीं पाते, संवेदना नहीं कर पाते, प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते, किंतु जब वह जानवर उठ के चलने लगता है तब क्योंकि उसमें गति आ गई है, उसके शरीर के जो अलग अलग अवयव है वो अब एक ही दिशा में, एक ही गति में आगे जब बढ़ने लगते हैं, तब हम तुरंत उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। छात्रों, दैनिक जीवन का आपको एक उदाहरण बता दूं। मुझे मालूम है कि आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं भ्रमण में तो गए होंगे। जैसे यदि आपने कोई नेशनल पार्क देखा हो या वन विहार घूमे हो, तो वहाँ आपने देखा होगा कि अक्सर झाड़ियों के पीछे ठंडी जगह में कहीं छुप करके शेर बैठता है, और जिसको दिख जाता है वो दूसरे को समझाता है कि वो देखो वहाँ बैठा है, और हम कहते हैं हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। पर जब वो उठ के चलने लगे तब वो सबको दिखाई पड़ता है, क्योंकि तब उसके अंगों में गति आ गई है, और गति आने के कारण उसके जो विभिन्न अवयव है वो स्पष्ट हो जाते हैं। सममिति का नियम, ये चौथा नियम है संगठन का, सिमेट्री। इसे उत्तम आकृति यानी गुड फिगर का नियम भी कहा जाता है। जो उद्दीपक सुडौल या सममित होते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण एक आकृति के रूप में हो जाता है। सममित आकृति का प्रत्यक्षण अधिक शीघ्रता से व सुगमता से होता है। दे आर वेरी इजीली परसीव्ड, और इन्हें अधिक समयावधि तक याद भी रखा जाता है। तो जो आकृति सिमेट्रिकल हो उसका प्रत्यक्षीकरण करने में आसानी होती है, हम दूर से भी उसको पहचान पाते हैं, जान लेते हैं और अधिक समय तक याद भी रखते हैं। ये 3 आकृतियां हैं। हेक्सागन है ये भी उसी का थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड रूप है, और यह भी। अब इन तीनों में निश्चित रूप से आप गुड फिगर किसको कहेंगे? यहाँ गुड से मेरा तात्पर्य है सममित, सिमेट्री से। तो इस पहली फिगर को, तो इस फिगर को आप लंबे समय तक याद भी रखेंगे और बहुत जल्दी देखने में एक नज़र में ही आपको समझ में आ गया कि ये एक हेक्सागन है, और इस प्रकार गुड फिगर का प्रत्यक्षीकरण तुरंत तत्काल हो जाता है। अगला नियम है उत्तम सातत्य या निरंतरता, गुड कंटिन्यूएशन। जिन उद्दीपकों में या उद्दीपक के अंगों में एक ही दिशा में जाने की निरंतरता पाई जाती है, तब उनका प्रत्यक्षण एक समूह के रूप में होता है। तो जहाँ उद्दीपक के अंग एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम उद्दीपक के अलग अलग अंगों को नहीं देखते, बल्कि उसे एक समूह के रूप में देखते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ
प्रारंभ हुआ है इस बिंदु से, और आगे जो भी उद्दीपक से मेरा तात्पर्य यहाँ बिंदुओं से है, जो बिंदु है वो इस प्रकार एक वृत्ताकार रूप में संगठित होते जा रहे हैं। अब कोई भी आपसे पूछे कि अगला बिंदु कहाँ आएगा, तो आप बता सकते हैं कि वो यहीं कहीं होगा, अगला बिंदु यहाँ आएगा। तो ये कंटिन्यूएशन का प्रिंसिपल है, नियम है। नेक्स्ट जो नियम है, अगला नियम है क्लोजर का। उद्दीपक की कमियों की व्यक्ति स्वयं पूर्ति करता है और उसे एक संगठित आकृति के रूप में देखता है। बताइए छात्रों, ये कौन सी फिगर है? आप कहेंगे मैडम आप इतना आसान सवाल कैसे पूछ रहे हैं, ये तो एक चौकोन है, आयत है। और ये क्या है छात्रों? आपका जवाब होगा ये तो एक वृत्त है, गोल है। तो आप लोगों का जवाब सही नहीं है। देखिए कहाँ है ये आयत, इसकी ये जो सीमाएं हैं ये मिली हुई कहाँ है? ये तो पूरी टूटी हुई रेखा है। इसी प्रकार इस वृत्ताकार आकृति में देखिए पूरी टूटी हुई रेखाएं हैं, यानी ये इस उद्दीपक की कमियां हैं, और इन कमियों की पूर्ति हम अपनी तरफ से कर देते हैं और उस आकृति को एक पूरी आकृति के रूप में, संगठित आकृति के रूप में देखा जाता है। अभी तक हमने गेस्टाल्ट उपागम के 2 बिंदुओं को देखा था। सम आकृतिकता का नियम ये तीसरा बिंदु है। जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तब मस्तिष्क के संबंधित क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन होता है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र वो मस्तिष्क क्षेत्र में सीधा संबंध है, यानी हमारा जो परसेप्चुअल फील्ड है उसमें जब कुछ अंतर आते हैं, जब हमें किसी भी उद्दीपक का बोध होता है तब उससे संबंधित जो मस्तिष्क का क्षेत्र होगा उसमें भी कोई न कोई परिवर्तन अवश्य आएंगे। कोहलर व हेल्ड ने इसके संदर्भ में कुछ प्रायोगिक साक्ष्य भी प्रदान किए हैं और इस नियम को स्पष्ट किया है। चौथा और अंतिम जो बिंदु है गेस्टाल्ट उपागम के बारे में वो है क्षेत्र बल या फील्ड फोर्सेस। दृष्टि क्षेत्र में 2 प्रकार के बल होते हैं, एक संसजक और दूसरा अवरोधक। संसजक से तात्पर्य है समान उद्दीपक, और ये समान उद्दीपक एक दूसरे में मिल जाते हैं, एसिमिलेट हो जाते हैं, और यही भाग आकृति के रूप में दिखाई पड़ता है। दूसरे होते हैं अवरोधक बल। जब कुछ उद्दीपक एक दूसरे से भिन्नता रखते हो तब उद्दीपक का कुछ भाग अस्पष्ट हो जाता है, वह अलग दिखलाई पड़ता है। अवरोधक बल के कारण उद्दीपक का कुछ भाग स्पष्ट हो जाता है और कुछ भाग अस्पष्ट हो जाता है। इससे पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। तो अभी तक हम लोगों ने मुख्य रूप से ये जाना था कि किस प्रकार गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षीकरण की व्याख्या की थी और इसके अंतर्गत कौन से 4 प्रमुख नियम उन्होंने बताए थे। फिर प्रत्यक्षात्मक संगठन के भी अलग अलग नियमों की हमने विस्तृत व्याख्या की। छात्रों, आपने कई बार ये देखा होगा कि हमेशा हमारा प्रत्यक्षीकरण सही हो यह आवश्यक भी नहीं है। वातावरण में उपस्थित जो उद्दीपक है वो वस्तुतः कुछ और होता है, हम उसका प्रत्यक्षीकरण किसी दूसरे रूप में करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? चलिए देखें भ्रम क्या होता है। जब उद्दीपक के बारे में ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी गई सूचना वस्तुतः गलत होती है, यानी हमारे ज्ञानेंद्रियों तक जो सूचना पहुंचती है उद्दीपक के बारे में, वो सूचना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से थोड़ी सी डिफर करती है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वस्तुतः जो उस ज्ञानेंद्रिय की सूचना है वो अलग है, हम तक पहुंची हुई सूचना अलग है। ज्यामितीय भ्रम सार्वभौमिक होते हैं। ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो दीज आर यूनिवर्सल इल्यूजन्स, क्योंकि सबको समान रूप से ये भ्रम होते ही हैं। इनका एक उदाहरण है म्यूलर लायर भ्रम। म्यूलर लायर ने ये भ्रम बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको म्यूलर लायर भ्रम के नाम से पुकारा जाता है। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ छात्रों, बताइए ए रेखा और बी रेखा, ये 2 रेखाएं यहाँ पर है।
और इन दो रेखाओं में से कौन सी रेखा की लंबाई अधिक है? आपका हमारा सभी का जवाब होता है ए रेखा लंबी है। किंतु बहुत ध्यान से आप देखें तो ए और बी दोनों रेखाओं की लंबाई समान है, किंतु इनके जो सिरे हैं वो अलग अलग है। यहाँ आप देख रहे हैं एरो हेडेड है। एरो हेडेड होने के कारण ये रेखा बी रेखा हमें छोटी मालूम पड़ती है, और ये फेदर हेडेड यानी पंख के यहाँ पे कॉर्नर्स बने हुए हैं। तो पंख के कॉर्नर्स बनने के कारण हम ए रेखा का प्रत्यक्षीकरण लंबी रेखा के रूप में करते हैं। दूसरा पोगेनडॉर्फ इल्यूजन। इसमें ये जो रेखा है वो वास्तव में बीच में से कटी हुई नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसका एक टूटी हुई रेखा के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। फिर तीसरा भ्रम है जुलनर इल्यूजन या जुलनर भ्रम। इसमें आप देखेंगे कि ये जो चार रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं, ये वास्तव में सीधी रेखाएं हैं, किंतु इनका प्रत्यक्षीकरण तिरछी रेखाओं के रूप में किया जाता है। और चौथा ये भ्रम आपको हमको सबको होता है जब हम रेल की पटरियों को देखते हैं। ऐसा मालूम होता है कि रेल की पटरियां कहीं आगे जाकर के मिल रही हैं, किंतु ये कभी मिलती नहीं है, समानांतर चलती जाती हैं। तो इस व्याख्यान में आपने जाना गेस्टाल्ट उपागम की व्याख्या, प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम तथा उनकी व्याख्या, प्रत्यक्षीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली भ्रम की स्थितियां, भ्रम के प्रकार एवं उनकी व्याख्या। तो छात्रों, आज के इस चर्चा सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है कि आपको इस चर्चा सत्र से अवश्य लाभ हुआ होगा। हम आपकी प्रतिक्रियाओं को ज़रूर जानना चाहेंगे। अभी आप सुन रहे थे प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम प्रत्यक्षीकरण। आज आपने इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर वीणा दानी, निवेदिका थी फरजाना खान। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम NITT-TR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।